अध्याय 2 विधायिका की सामान्य विशेषताएं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में विधायिका के नामों के बारे में एक रूपता नहीं है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डायट तथा भारत में संसद। विधायिका के प्राय दो रूप हैं, एक सदनीय तथा द्विसदनीय। द्विसदनीय विधायिका में निम्न सदन के लिए लोकप्रिय नाम सभा है। कार्य। विधायिका के कार्य उस सिद्धांत पर निर्भर होते हैं जिस पर उसका गठन होता है। मोटे तौर पर विधायी नीति के निर्माण में तीन प्रणालियों का प्रचलन है। स्वेच्छाचारी शासक या राजा या नौकरशाही सरकार विधायिका को परामर्शी निकाय के रूप में रख सकती है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में भारत में विधान परिषदें पूर्णतया कार्यपालिका के अधीन थीं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहती है। सरकार के कार्यकलापों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विधायिका की इच्छा सर्वोपरि होती है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस में है। कुछ शासन प्रणालियों में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का संतुलन भी संभव हो सकता है। ऐसी सरकारों में कोई एक प्राधिकार इस प्रकार दिया जाता है कि उससे दूसरे अंग के प्राधिकार पर नियंत्रण बना रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही स्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका कांग्रेस कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रख सकती और न ही वह अकेले संविधान में संशोधन कर सकती है। विधायिका का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना, अनुपयुक्त कानूनों को निरस्त करना और उन्हें समय की आवश्यकता अनुसार बदलकर सुधारना है। यही नहीं, विधायी निकाय कर लगाने के अधिकार का भी प्रयोग करते हैं। वे धन जुटाने के तरीके, जुटाए जाने वाले धन की राशि तथा उसे खर्च करने के ढंग के संबंध में निर्णय करते हैं। वित्त और कुछ एक प्रकरणों में विधायिका वित्तीय नियंत्रण द्वारा तथा आवश्यकता अनुसार मंत्रियों पर नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालक अंग की घरेलू और विदेशी नीतियों पर भी नियंत्रण रखती है। संसदीय सरकारों में विधायिका प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, वित्तीय कटौतियों और अविश्वास प्रस्तावों आदि के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई करवाने, अपनी कार्यविधि तय करने और महाभियोग न्यायालय के रूप में काम करने के अपने अधिकारों द्वारा विधायिकाएं कुछ न्यायिक कार्यों को भी निष्पादित करती हैं। इस प्रकार विधायिका के सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। विधि निर्माण क्षेत्र, जैसे क कानून बनाना, ख संविधान में संशोधन करना, ग अध्यादेशों का अनुमोदन करना इत्यादि। वित्तीय क्षेत्र, जैसे राष्ट्र के आय व्यय का अभिरक्षण, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के प्रधानों के निर्वाचन या चयन में भाग लेना, कार्यपालिका के कार्यकलापों की देखरेख और नियंत्रण। यद्यपि विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में सीधे भाग नहीं लेती। न्यायिक कार्यों का निष्पादन, प्रतिनिधित्व संबंधी कर्तव्य भार अर्थात नीचे से उठने वाली मांगों को दिशा देना और ऊपर के स्तरों से सूचना तथा ब्यौरा उपलब्ध कराना तथा अन्य विविध कार्य। आधुनिक राज्यों में सरकार के कार्य अत्यंत जटिल और विस्तृत हो गए हैं, अर्थात सरकार के काम बहुत बढ़ गए हैं। परिणाम स्वरूप विधायिका का कार्य क्षेत्र भी व्यापक हो गया है, परंतु विधायिका के लिए बढ़ते कार्यों को संपादित करना कठिन हो गया है। अतः ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों में भी विधायिका अपनी शक्ति या अधिकार को प्रशासनिक निकायों को सौंप देती है। फिर भी विधायिका की जनप्रतिनिधित्व की भूमिका इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे सरकार की नीति को प्राधिकृत अथवा अनुमोदित होने की वैधता प्राप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष विधि निर्माण की पद्धतियां,
जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि निर्माण संबंधी आंदोलन के दो आधार हैं। पहला सैद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। सैद्धांतिक तर्क यह है कि संपूर्ण सत्ता जनता में है, इसलिए कानून बनाने में जनता को ही सीधे भाग लेना चाहिए। व्यावहारिक तर्क यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनता विधायिका से निराश हो चुकी है, इसलिए जनता को उसके कामकाज को अपने हाथों में लेकर बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं कानून बनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में दलीय अनुशासन इतना कठोर हो गया है कि व्यक्ति की प्रतिनिधित्व करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है। विधि निर्माण में जनता के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के लिए तीन लोकतंत्रीय पद्धतियां हैं। ये हैं परिप्रेक्षा, पहल और प्रत्याह्वान या वापस बुलाना। स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में मतदाताओं को परिप्रेक्षा के माध्यम से यह अधिकार प्राप्त है, जिसके माध्यम से वे विधायिका में प्रस्तुत विधेयक की समीक्षा उसके कानून बनाने से पहले कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में पहल का अधिकार भी लोकप्रिय है और अपने प्रतिनिधियों द्वारा पारित कानून के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का जनता को अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित प्रत्याह्वान द्वारा जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वह असंतोषजनक कार्य करने वाले प्रतिनिधि को उसके पद की अवधि के बीतने से पहले वापस बुला सके। इन तीन के अलावा जनमत संग्रह और नगर सभा के उपाय भी प्रचलित हैं। जनमत संग्रह का शाब्दिक अर्थ है किसी प्रश्न पर जनता का मत जानना। इसके द्वारा जनमत जानने के लिए किसी संवैधानिक मुद्दे को जनता के सामने रखा जाता है और उस पर जनता की इच्छा मालूम की जाती है। नगर सभा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में प्रचलित है और इस उपाय द्वारा स्थानीय समुदाय से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करके जनता द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से प्रत्यक्ष विधि निर्माण के कुछ गुण हैं। इस विधि में आम नागरिकों को महसूस होता है कि प्रभुता या सर्वोच्च प्राधिकार वास्तव में उन्हीं के पास है। उदाहरण के लिए, परिप्रेक्षा से यह सुनिश्चित हो जाता है कि अधिकांश मतदाताओं के विरोध करने पर कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। यदि विधायिका कुछ अच्छे कानून बनाने की जरूरत के प्रति उदासीनता दिखाती है, तो जनता का एक वर्ग पहल के अधिकार द्वारा कानून बनवा सकता है। इन दोनों ही उपायों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मतदाता व्यक्ति विशेष पर ध्यान न देकर प्रस्तावित कानूनों पर शांत मन से विचार कर सकता है। आम चुनावों में मतदाता उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के बीच कभी-कभी अंतर करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यह भी देखा गया है कि परिप्रेक्षा में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रायः कम होती है। इस प्रकार मतदान में भाग न लेने वाले जनसमूह के आकार को देखते हुए यह जानना कठिन हो जाता है कि क्या उठाए गए मुद्दे पर कोई जनमत है भी। साथ ही सामने लाए गए जटिल सुझावों या प्रस्तावित कानूनों पर मतदान करना कई लोगों के लिए वास्तव में कठिन होता है। यहां तक कि अच्छी जानकारी और योग्यता वाले नागरिक भी बैंकिंग, मुद्रा, सीमा शुल्क, किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण आदि जैसे उलझे विषयों पर प्रस्तावित कानूनों में निहित अर्थ बहुत कम समझ पाते हैं। साथ ही अधिकांश मतदाता विधि निर्माण के सिद्धांत विशेष पर ही सहमति प्रकट कर पाते हैं, अर्थात वे किसी सिद्धांत के व्यावहारिक पक्ष को नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए तो विशेष जानकारी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सामान्य मतदाता सामाजिक महत्व के अधिकांश प्रश्नों पर राय कायम करने की न इच्छा रखता है और न पर्याप्त साहस। प्रत्यक्ष विधि निर्माता की वकालत करने वालों का कहना है कि परिप्रेक्षा तथा पहल विधायिका के दोषों को सुधारते हैं ताकि वह भ्रष्ट आचरण न कर सके तथा जनादेश की अवज्ञा न करे। मतदाताओं पर भी आमतौर पर अखबारों और जनता के बीच दिए गए भाषणों का प्रभाव पड़ता है।
परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन अखबारों और भाषणों का दृष्टिकोण विवेकपूर्ण हो। सच बात तो यह है कि मतदाताओं के नैतिक तथा बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाकर ही विधायिका के दोषों को दूर किया जा सकता है। केवल प्रत्यक्ष विधि निर्माण द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ वर्गों अथवा समूहों के प्रयास से विधायिका के सदस्यों की तुलना में अधिकांश मतदाताओं को गुमराह किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष विधि निर्माण के विरोधियों का तर्क है कि अगर प्रस्तावित कानून को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आम लोगों को दे दिया जाए तो विधायिका में दायित्व की भावना घट जाएगी। यदि राज्य छोटा हो और मतदाता प्रबुद्ध हो तो परिप्रेक्ष्य और पहल बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। भारत एक बड़ा देश है और यहाँ आम जनता में निरक्षरता तथा अज्ञान फैला है। इसलिए यहाँ परिप्रेक्ष्य और पहल की शुरुआत करना कठिन है। साथ ही भारत में निर्वाचक वर्ग का आकार विशाल है। इस कारण वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से इन पद्धतियों या उपायों का प्रयोग यदि असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य है। द्विसदनीय तथा एक सदनीय प्रणालियां। अधिकांश देशों में विधायिका के दो सदन होते हैं। इस व्यवस्था को द्विसदनीय प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में प्रचलित है। इसके विपरीत चीन, नेपाल गणराज्य आदि कुछ ऐसे देश हैं जहां विधायिका में एक सदन ही है। ऐसी व्यवस्था को एक सदनीय प्रणाली कहा जाता है। मध्यकालीन विधायिकाओं में कहीं कहीं 3, 4 या 5 सदन तक होते थे, जिनमें प्रत्येक सदन समाज के किसी वर्ग या जागीर का प्रतिनिधित्व करता था। 14वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश संसद को दो सदनों यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा हाउस ऑफ कॉमन्स में बांटा गया था। ब्रिटेन में संवैधानिक सरकार की सफलता ने विभिन्न देशों को द्विसदनीय प्रणाली की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त किया है। यदि संघीय राज्य हो तो द्वितीय सदन के पक्ष में एक विशेष तर्क दिया जा सकता है कि पहला या निम्न सदन संपूर्ण संघ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय या उच्च सदन संघीय सिद्धांत अथवा संघ के अंतर्गत राज्यों की इच्छा को मूर्त रूप देता है। संसार के अधिकांश एकात्मक राज्यों ने भी द्विसदनीय प्रणाली को इसीलिए अपनाया है क्योंकि इसके कई लाभ हैं। दूसरे सदन की मौजूदगी एक ही सदन द्वारा जल्दबाजी में और बिना अच्छी तरह से सोचे विचारे कानून बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। दूसरा सदन रहने पर किसी प्रस्तावित कानून के प्रस्तुत किए जाने और कानून का रूप लेने के बीच समय बढ़ जाता है और इस तरह सोचने, विचारने और समझने बूझने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। विधेयक के कानून बनने में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो समय लगता है, यह समय उसके अतिरिक्त होता है। विधेयक के प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था में अच्छी छानबीन, विशेष रूप से जब यह किसी चयन समिति के सुपुर्द किया गया हो। कभी कभी जनमत जानने के लिए विधेयक के परिचालन यानी प्रसार और तृतीय वाचन के कारण विचार विमर्श तथा विश्लेषण के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यह तर्क भी दिया जाता है कि द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करता है। कहा जाता है कि द्वितीय सदन का अस्तित्व स्वतंत्रता बनाए रखने की गारंटी है, क्योंकि एक सदनीय प्रणाली में बहुमत प्राप्त दल अन्य किसी संस्था के परामर्श की बाध्यता न रहने के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों पर एकाधिकार रखने की कोशिश कर सकता है। द्विसदनीय पद्धति का एक अन्य लाभ यह है कि राज्य में विशेष हितों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।
प्रत्येक राज्य में समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं और जब तक समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा। यदि एक ही सदन रहेगा, तो सब मतों के लोगों और क्षेत्रीय हितों को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं होगा। द्वितीय सदन के होने पर सबको समान अवसर दिया जा सकेगा। मनोनयन के सिद्धांत पर आधारित द्वितीय सदन सुयोग्य व्यक्ति को विधायिका में प्रवेश का अवसर देता है। कुछ ख्याति प्राप्त लोग चुनाव की परेशानी और झंझट में उलझकर अपनी शांति नहीं खोना चाहते हैं, पर अगर ऐसे लोगों को विधायिका में स्थान दे दिया जाए, तो उनकी बहुमूल्य राय से सभी लाभान्वित होंगे। विशिष्ट ज्ञान के भंडार के रूप में द्वितीय सदन के सृजन के लिए अनेकानेक तर्क दिए जा सकते हैं। उच्च सदन का कार्यकाल निम्न सदन के कार्यकाल से अधिक लंबा रहता है और उसमें अनुभवी व्यक्ति रहने चाहिए। द्विसदनीय पद्धति के इस तरह बहुविज्ञापित लाभों के बारे में एक सदनीय पद्धति के समर्थकों ने गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि द्विसदनीय विधायिका के दोनों सदनों में मतभेद बना रहता है। अगर द्वितीय सदन में कार्यपालिका द्वारा मनोनीत सदस्य रखे जाते हैं, उन्हें जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय सदन को मिले अधिकार प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव द्वारा उसका गठन होता है, तो ऐसा करके घूसखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। द्विसदनीय पद्धति के विरुद्ध मुख्य तर्क यही है कि दो सदन होने पर राज्य की एकता के सिद्धांत को आघात पहुंचता है। पुनरीक्षण करने वाले निकाय के रूप में द्वितीय सदन की उपयोगिता जैसे तर्क का भी खंडन किया जाता है। प्रथम सदन जनता के प्रति उत्तरदायी और निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर गठित किया जाता है। अतः यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये निर्वाचित प्रतिनिधि द्वितीय सदन द्वारा दिए विपरीत मत को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होंगे। विशेषतया संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होता है क्योंकि विधायिका जिम्मेदार मंत्रिमंडल तथा प्रशासनिक विशेषज्ञों के स्थायी निकाय पर नियंत्रण रखती है। यदि द्वितीय सदन की असहमति होने पर किसी प्रस्तावित कानून का तकनीकी दृष्टि से पुनरीक्षण करना भी पड़े, तो इससे कोई रुकावट नहीं होती। आजकल लगभग सभी कानूनों पर प्रथम सदन में उनके पारित होने से पहले खूब अच्छी तरह से सोच विचार और बहस हो जाती है। वास्तव में द्वितीय सदन में होने वाली बहस एक तरह से पुनरावृत्ति है। इस पर लगने वाला समय और धन बेमतलब है। इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि द्विसदनीय विधायिकाओं में बहुमत की निरंकुशता पर द्वितीय सदन अंकुश लगाने का काम करता है। ऐसी स्थिति में तो कार्यपालिका के निलंबन, विशेषाधिकार जैसे उपायों की व्यवस्था भी की जा सकती है। साथ ही सजग विपक्ष तथा जागरूक मतदाता विधायी बहुमत की निरंकुश होने की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकता है। आलोचक यह भी कहते हैं कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय सदन संघीय शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध संघ की इकाइयों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघ की इकाइयों के हित को देखने के स्थान पर प्रायः अपने दल के हित की ही चिंता में लगे होते हैं। दूसरे, संघीय प्रणाली के परिचालन के दौरान इकाइयों का प्रतिनिधित्व बेअसर और बेकार होने लगता है, क्योंकि आज संचार साधनों के द्रुत विकास के कारण हर देश में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ चुकी है। तीसरे, संविधान में प्रदत्त शक्तियों के मूल वितरण और संघ के कार्यकलापों की न्यायिक समीक्षा द्वारा इकाइयों के हित सुरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार समीक्षकों का मत है कि चाहे कितनी भी वकालत की जाए और कितने ही तर्क क्यों न दिए जाएं, द्वितीय सदन के गठन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। द्वितीय सदन के कार्य। द्वितीय सदन के कार्यों के बारे में प्रायः 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं। द्वितीय सदन सब मामलों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रथम सदन के समान अधिकार रख सकता है।
ऐसी स्थिति में कई अवसरों पर गतिरोध होना निश्चित है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि उच्च सदन वित्त संबंधी मामलों में प्रथम सदन के अधीनस्थ हो, परंतु अन्य मामलों में दोनों सदन समान अधिकार रखते हों। ऐसी स्थिति में भी दो सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्वितीय सदन केवल संशोधन और सुधार संबंधी सिफारिश करने का सीमित अधिकार मात्र रख सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार एक समय सीमा निर्धारित की जा सकती है जिसके बाद द्वितीय सदन स्वयं पहले अस्वीकृत किसी विधेयक को प्रथम सदन द्वारा दूसरी या तीसरी बार पारित होने पर स्वीकृत कर ले। उदाहरण के लिए, गतिरोध को दूर करने का ऐसा तरीका ब्रिटेन के संविधान में है। विधायी सदनों का वर्गीकरण तथा गठन। गठन की पद्धति के अनुसार द्वितीय सदनों को वंशानुगत और मनोनीत तथा अंशतः निर्वाचित और पूर्णतः निर्वाचित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अपवाद सहित अन्य सब विशुद्ध रूप से वंशानुगत उच्च सदन समय की धारा में प्रवाहित हो चुके हैं। मनोनीत द्वितीय सदन और वंशानुगत द्वितीय सदन के बीच इस तथ्य द्वारा पहचान की जा सकती है कि वंशानुगत सदस्य का पद उसके बाद उसकी संतान को सौंपा जा सकता है, जबकि मनोनीत सदस्य का पद उसकी मृत्यु अथवा संविधान में प्रदत्त अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से द्वितीय सदन के अधिकार प्रथम सदन के समान हो सकते हैं और उसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। फिर भी व्यवहार में वह निम्न सदन की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। यद्यपि द्वितीय सदन के गठन का सिद्धांत विभिन्न देशों में एक समान नहीं है, परंतु प्रथम सदन के गठन संबंधी सिद्धांतों के बारे में व्यापक रूप से सहमति है। प्रत्येक आधुनिक देश में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार अधिकाधिक लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित की जाती है। लगभग हर कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई जाती है और आम राय यह है कि मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी भी मध्यस्थ निकाय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वैसे तो इन विषयों पर सहमति है, पर मताधिकार के विस्तार की वांछनीयता, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के सृजन के सिद्धांत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत के बारे में विवाद पैदा हो गए हैं। विधायी प्रक्रिया। विधायिका के निकाय आमतौर पर कुछ नियम अपने लिए बना लेते हैं जिनसे उनके संगठन, कानून पारित करने की पद्धतियां, कर तथा स्थगन पर मतदान विनियमित होते हैं। प्रक्रिया संबंधी नियम न केवल जल्दबाजी को रोकते हैं अपितु व्यवस्थित विचार विमर्श को सुनिश्चित करते हैं। ये विधायिका द्वारा लिए गए नाना प्रकार के कर्तव्य भारों को निपटाने के लिए मिले सीमित समय को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की भी व्यवस्था करते हैं। अधिकांश लोकतंत्रीय देशों की विधायी निकायों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से सहमति है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश संसद के नमूने को अपना लिया है। इस प्रकार प्रत्येक विधायिका में विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं। तत्पश्चात समितियां उन पर विचार करती हैं और फिर सदन में उन पर बहस होती है, संशोधन सुझाए जाते हैं, उन पर मतदान होता है और अंत में संशोधित विधेयक पर मतदान होता है। अध्यक्ष। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर विधायिका के निम्न सदन के अध्यक्ष की स्थिति को लेकर है। वैसे हर कहीं अध्यक्ष को मूलतः बहुमत प्राप्त दल अपने बीच से निर्वाचित करता है, परंतु एक बार चुन लिए जाने पर वह स्वयं को दलगत स्थिति से अलग कर लेता है। वह सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष रूप से संचालन करता है। वह दल के कार्यकलापों में भाग नहीं लेता और सदन में किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत प्रकट नहीं करता। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार
आम चुनाव में विपक्ष द्वारा उसका विरोध नहीं किया जाता। इसके विपरीत अमेरिका में वह दल का सदस्य बना रहता है और वैसा ही व्यवहार भी करता है। विधायिका का ह्रास। शासकीय कार्यों में कार्यपालिका का बढ़ता नेतृत्व तथा विधायिका का ह्रास समसामयिक विश्व के दो मान्य सत्य हैं। कठोर संगठनात्मक अनुशासन वाले सुसंगठित राजनीतिक दलों के अस्तित्व में आने, वाद विवाद के लिए अत्यधिक समयाभाव और आधुनिक विधि निर्माण के तकनीकी स्वरूप ने विधायिका के पतन में योग दिया है। संगठनात्मक अनुशासन में कठोरता के आने से संसदीय तथा अध्यक्षीय दोनों प्रणालियों में कार्यपालिका को विधायिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल जाता है, परंतु अध्यक्षीय प्रणाली में शक्ति पार्थक्य के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के कारण विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण कुछ कम रहता है। दूसरे, कानून बनाने की प्रदत्त व्यवस्थापन जैसी नई प्राविधि के कारण विधायिका का महत्व और कम हो गया है। आधुनिक सामाजिक विधि निर्माण में अनेकानेक तकनीकी बारीकियां जुड़ी हैं। कानूनों में भविष्य की सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखना असंभव है। अतः लगभग हर देश में विधायिका कार्यपालिका को कानूनों में दिखने वाली अपूर्णताओं को नियमों तथा विनियमों द्वारा दूर करने और यहां तक कि उनका विस्तार करने और उन्हें परिवर्धित करने का प्राधिकार देती है। सामान्यतः विधायी क्षेत्र में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कारण भी विधायिका की प्रतिष्ठा तथा महत्व में काफी कमी आ गई है। अंत में लोक कल्याणकारी राज्य में विधि निर्माण के कार्य में वृद्धि के कारण कानून बनाने संबंधी बहस के लिए यथोचित समय नहीं मिलता है। विधायिका के पास कार्यपालिका के निर्णयों पर विस्तृत बहस और सावधानी पूर्वक छानबीन के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। परिणाम स्वरूप विधायिका के प्राधिकार क्षेत्र का ह्रास हुआ है। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का ह्रास संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है। अन्य देशों में भी संसदीय प्रणाली के बारे में यही बात सच है। अभ्यास प्रश्न। पहला, विधायिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर में उपयुक्त उदाहरण दीजिए। दूसरा, द्विसदनीय प्रणाली के गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, विधायिका के ह्रास के कारणों की चर्चा कीजिए। चौथा, विधायिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पांचवा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क, प्रदत्त व्यवस्थापन। ख, परिप्रेक्षा तथा पहल। ग, जनमत संग्रह तथा प्रत्याह्वान। तो दोस्तों, आपने 11वीं कक्षा की इस ओल्ड एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर अभी सुना, विधायिका की सामान्य विशेषताएं। आप इस चैप्टर को बार बार सुने। हम जल्द मिलेंगे तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।